नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर लेकर हाजिर हैं हम। चलिए, और यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचल बहुत तेज है, हम जानते हैं। ऐसे में हर सियासी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे और इसके अलावा आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे भी। और इसीलिए शुरू करते हैं खास बुलेटिन गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। तो आज से लखीमपुर खीरी में डेरा डालेंगे राकेश टिकैत और 3 दिन के लिए वहीं पर ही रहेंगे। इसके साथ ये भी जानिए कि लखीमपुर कांड में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात रहेगा, उसका सिलसिला रहेगा और जेल में जो किसान बंद हैं उनसे भी टिकैत मिलेंगे। अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग भी उठाएंगे टिकैत। बिल्कुल, राकेश टिकैत एक बार फिर से धरने पर बैठने वाले हैं और 3 दिन का ये पूरा 3 दिन रहेंगे। ये बीते साल 3 अक्टूबर को ही कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को लखीमपुर खीरी में एक जीप उन पर चढ़ गई थी, जिसकी जांच पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर की और उन्हें मुख्य आरोपी माना गया। और इस पूरे प्रकरण को सोची समझी साजिश करार दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष और किसान नेता राकेश टिकैत लगातार टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज से राकेश टिकैत लखीमपुर में डेरा डालने वाले हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर पूरी तरह से माहौल तैयार करेंगे। तो स्नेहलता, चुनावों से पहले इस तरह राकेश टिकैत का 3 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, और लखीमपुर उस जगह पर जाना, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जहां से सियासत कितनी गरमाई थी, ये सभी जानते हैं। और ऐसे में चुनाव इतने नजदीक हैं, वहां पर पहुंचना, किसानों से बातचीत करना, खासकर पीड़ित किसान जो जेल में बंद है, जिन पर भी वो भी जद में आए थे, मुकदमों के दायरे में आए थे। और कुछ किसानों की मांग थी कि उनके मुकदमे वापस नहीं किए गए, जबकि शर्त ये थी जब आंदोलन वापस भी लिया गया कि हर तरह के मुकदमों को वापस लिया जाएगा। हालांकि ये प्रकरण दूसरा था। अब देखना होगा यहाँ किस तरीके की घेरेबंदी करते हैं, किसानों को कितना कन्विंस करते हैं, पीड़ितों को एक बड़ा मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, ये तमाम मांगे उन्होंने रखी थी। उधर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी दिग्गजों की सीटों को लेकर भी कयासों का सिलसिला लगातार चल रहा है और अखिलेश यादव ने इस बार मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल अनु, देखिए ये बेहद अहम है, जिसके बाद आजमगढ़ छोड़कर सुरक्षित सीट का चुनाव करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश ने आजमगढ़ सीट क्यों छोड़ दी। मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश, जनता को सीधा संदेश। अखिलेश की तैयारी से पश्चिम विजय का प्लान, अखिलेश का खुला ऐलान। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में अखिलेश यादव ने ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है, साथ ही उस सीट का ऐलान भी कर दिया है जिससे अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने अपने लिए मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि मैनपुरी को चुना है। अखिलेश मैनपुरी की करल हल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ने बीते 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इशारा भी किया कि वो इटावा या मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। करहल विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी की परंपरागत और मजबूत सीट माना जाता है। यहाँ करीब 1.5 लाख वोटर हैं। गौरतलब है, अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा योगी आदित्यनाथ की सीट के ऐलान के बाद से होने लगी थी। भाजपा लगातार अखिलेश पर दबाव बना रही थी। मेरे चुनौती देने के बाद कि श्री अखिलेश यादव जी कहते थे हमने विकास किया है, जहां विकास सबसे ज्यादा किया है, मैंने कहा वहां से अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। उन्होंने चुनाव लड़ने का मतलब साहस दिखाया। ये
मुझे मतलब बहुत एक अलग प्रकार से लगा है कि हाँ उन्होंने साहस दिखाया, लेकिन कहाँ गए? मैनपुरी गए, करहल विधानसभा में गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की। अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहाँ भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को यह समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाएं। हालांकि पहले अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। खुद अखिलेश यादव ने कहा था चुनाव लड़ने से पहले उन्हें आजमगढ़ की जनता से पूछना होगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। लेकिन साथ ही साथ अखिलेश ने एक बात और कही थी कि हो सकता है वो योगी से पहले चुनाव लड़ लें, और अब ये साफ हो गया है क्योंकि जहां मैनपुरी में तीसरे चरण में 20 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, वहीं गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होगा। कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए तेज प्रताप यादव को मैनपुरी करहल का प्रभारी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अनु आगे बढ़ते हैं और आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज इस घोषणा पत्र को जारी करेंगी, ये बड़ी खबर है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। फोकस युवा हो सकते हैं और यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का ये घोषणा पत्र आज सामने आएगा। इसमें युवाओं पे फोकस किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे अनु। और इससे पहले भी हमें याद है स्नेहलता, जब महिलाओं के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था प्रियंका गांधी ने, पिंक कलर का वो घोषणा पत्र था, और महिलाओं को सशक्तिकरण उनका करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ज्यादा हिम्मत देने के लिए और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं उसमें शामिल की गई थी, बहुत सारे प्रपोजल थे। उधर यूपी में पहले चरण के लिए आज नामांकन करने का आखिरी दिन है। आज पहले चरण के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज प्रत्याशियों के पास नामांकन दाखिल करने का आखिरी मौका होगा। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 जनवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। इसके बाद 10 फरवरी को यूपी के पहले चरण का मतदान होगा। तो ये एक पहली प्रक्रिया है स्नेहलता जो आज पूरी होने जा रही है। और पहले चरण की जब बात करते हैं अनु, तो 388 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं, जिसमें नोएडा की दादरी सीट से सबसे ज्यादा 13 नामांकन दाखिल हुए हैं। आज जो नेता नामांकन भरेंगे, जिन पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं, उनमें से मेरठ के सरधना सीट से प्रत्याशी संगीत सोम है, कैराना सीट से गैंगस्टर नाहिद हसन की बहन है, सपा प्रत्याशी इकरा हसन है, गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से कांग्रेस के प्रवक्ता रहे स्वर्गीय राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी भी नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, तो वहीं दूसरे चरण के प्रत्याशियों के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के नामांकन में 22, 23 और 26 जनवरी को छुट्टियां होने की वजह से नामांकन दाखिल नहीं हो सकेगा। लिहाजा दूसरे चरण के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों का ही समय मिलेगा। और अनु देखिए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से यूपी में चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। आगरा से वो बरेली डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और नड्डा चुनाव प्रचार की शुरुआत आगरा से करेंगे। बिल्कुल, और आगरा के बाद जेपी नड्डा बरेली का भी रुख करेंगे। चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठकें भी वे करने वाले हैं। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए नड्डा आगरा क्षेत्र की कई विधानसभाओं में बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। इससे पहले नड्डा रावली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। तो ये बदला बदला स्वरूप है प्रचार अभियान का, क्योंकि कोविड संक्रमण है और अलग अलग बंदिशें हैं। देखिए, सुबह 10 बजे वो आगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और करीब 10:30 बजे रावली महादेव मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। तो चलिए स्नेहलता, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय आगरा से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं।
नितिन, किस तरह से देखा जा रहा है जहां ये बदला हुआ स्वरूप है अब प्रचार प्रसार का, और जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं में कैसा जोश दिखेगा? गैदरिंग की भी काफी बंदिशें हैं, तो किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी दें। देखिए, जिस तरह से जिस दिन 8 जनवरी को जब चुनाव आचार संहिता लगी थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस तरह से ऐलान किया था कि पूरी तरह से रोड शो, रैली, तमाम कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन कुछ जो उन्होंने छूट दी थी नियमों शर्तों के साथ, और रात में जो कैंपेन कर्फ्यू है उसका भी उन्होंने ऐलान किया था। उसके बाद से कहा जाए जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करा रहे हैं। इसके साथ ही जो भी उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, वर्चुअल चल रहा है, डिजिटल चल रहा है। लेकिन आज उन्हीं नियमों के अंदर जो जेपी नड्डा हैं वो आज आगरा पहुंचेंगे और उसके बाद उनका बरेली कार्यक्रम है। आगरा में करीब 10:05 उनका जो पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो राबली मंदिर नहीं, राजेश्वर महादेव मंदिर वो पहुंचेंगे। राजेश्वर महादेव मंदिर में वो पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद होटल रमाड़ा में उनका एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां 2 सेशंस में उन्होंने 20 और 20 विधानसभाओं यानी 8 लोकसभा क्षेत्रों के जो कहा जाए जो 20-20 करके जो विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो गहन मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। क्योंकि आगरा एक बहुत बड़ा बीजेपी का मजबूत गढ़ है। 9 में से 9 सीटें 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से जीती थी। तो ऐसे में पहले चरण जो सेशन है, जो पहला सत्र है होटल रमाड़ा में, जिसमें 10:50 से लेकर 11:50 में उसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी और 2 अन्य लोकसभा क्षेत्रों की मीटिंग है। उसके बाद 11:50 से 12:50 तक उनका जो अलीगढ़ है, हाथरस है, मैनपुरी, एटा, इन लोकसभा क्षेत्रों की 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलेंगे। चुनावी रणनीति क्या है, किस तरह से तमाम जब चुनाव प्रचार इस तरह से जो नॉर्मल तरीके से होता रहा है वो थमा हुआ है, तो क्या उसका तोड़ निकाला जाए, कैसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जाए, डिजिटल और वर्चुअल जो इस समय प्रचार चल रहा है उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, इन सभी चीजों पर उनका पूरा फोकस रहने वाला है। किस तरह से तो ये पूरा कहा जाए जो आगरा है, आगरा के ऊपर जो और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं बेहद अहम है, वहां से किस तरीके से नया जोश मिलना चाहिए, इस नए तरीके के साथ चुनाव लड़ने के जो गुर सिखाएंगे वो बेहद खास रहेगा देखना। आगे बढ़े, बात करते हैं 2022 चुनाव को लेकर अवतार सिंह भड़ाना के बारे में जो जानकारी मिल रही है, जहां गुरुवार को नाम वापस लेने की खबर आई थी, जहां जेवर सीट से सपा रालोद प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना कोरोना की वजह से नाम वापस लेने की खबर आई थी। ट्वीट करके कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने की जानकारी दी है उन्होंने। बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प है। अवतार सिंह भड़ाना ने ट्वीट कर लिखा है कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे कोई भी मैदान में हो, समाज के लिए, उनके अधिकारों के लिए और गरीबों के लिए वीरता से जंग उन्होंने लड़ी है। कोरोना के शुरुआती लक्षण थे, लेकिन आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में कोरोना नहीं है। अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा और उन्होंने हैशटैग लड़ेंगे जीतेंगे ये ट्वीट किया है। तो ये वो ट्वीट है, आप देखिए, अवतार सिंह भड़ाना जो कि अब चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले था कि उन्होंने अपना टेस्ट कराया था स्नेहलता और वे पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से लोगों को कोई संकट हो। इस वजह से उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना नाम वापस लेने की उन्होंने अपील की थी। लेकिन फिर वे दिल्ली गए और दिल्ली में जाके उन्होंने आरटीपीसीआर कराया, तो उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है और कहा है कि अब वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जहां एक बड़ा जनाधार उनका है, कई बार वे विधायक रह चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के वे संयुक्त प्रत्याशी हैं जो अब चुनाव लड़ने जाएंगे। इससे पहले वे समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के बाद वे आरएलडी में आए और अब आरएलडी की तरफ से वे कैंडिडेट हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं धुआंधार 22 की। चलिए शुरू करते हैं। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने पर तंज कसा। कहा, करहल विधानसभा जो इनकी जाति विशेष बाहुल्य सीट है, यहां से चुनाव लड़ना आखिर डर नहीं है तो क्या है। उनको सीट भी मिली तो वहां की जहां से पिताजी सांसद हैं। कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने बीजेपी में शामिल होने के बाद राशिद अलवी ने उन पर बयान दिया है। कहा, प्रियंका मौर्य हमारी पोस्टर में थी और वो इस देश की आखिरी महिला नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हर महिला टिकट मांगे तो उसको टिकट मिल ही जाए।
शाहजहांपुर से सपा नेता सलोन कुशवाहा ने टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाई। कहा अखिलेश ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आश्वासन के बाद उनकी जगह ऐन वक्त पर भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करने वाले रोशन लाल वर्मा को टिकट दे दिया। मेरठ में भाजपा, सपा और बसपा के कई दिग्गजों ने किया है नामांकन। आज नामांकन के आखिरी दिन भी कुछ बड़े नेता कर सकते हैं नामांकन। मेरठ में 10 फरवरी को है चुनाव। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच कैराना भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह के फार्म हाउस पर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। मायापुर फार्म हाउस पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। कोविड गाइडलाइन आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लंघन हुआ। स्नेहलता, कई बार जब चुनाव होते हैं तो ऐसे मौके आते हैं कि जो राजनीति होती है बहुत दिलचस्प हो जाती है। अभी भी जैसे जैसे सीटों का ऐलान हो रहा है वैसे वैसे यूपी की सीटों पर दिलचस्प मुकाबले के आसार भी बनने लगे हैं, जिसमें सबसे चर्चित सीट है गोरखपुर शहर, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में रहेंगे। लेकिन उनकी राह को रोकने के लिए इस पर सपा भी दांव खेल रही है। सपा ने योगी के खिलाफ भाजपा के दिग्गज दिवंगत नेता उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भी योगी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। गोरखपुर की सदर सीट पर जोरदार फाइट। योगी गढ़ में किसका भौकाल टाइट? योगी को टक्कर देंगे आजाद, सपा ने उतारा अपना उम्मीदवार। गोरखपुर में जाके जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर की महान जनता हमें आशीर्वाद देगी। यूपी के चुनावी महाभारत में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है गोरखपुर की सदर सीट, जहां से मुख्यमंत्री योगी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अब इसी सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोक दी है। जिस तरह से पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष के रूप में लड़े, ऐसे ही गोरखपुर में जाके जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर की महान जनता हमें आशीर्वाद देगी और योगी आदित्यनाथ जो है इस बार वापस जो है अपने आम काम पे लौटेंगे। मठ के काम पे लड़ाई मंडल और कमंडल की है और इसमें मंडल की जीत होगी, कमंडल की हार होगी। चंद्रशेखर आजाद का ये ऐलान 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिला रहा है, क्योंकि इसी तरह अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाराणसी पहुंच गए थे। हालांकि केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो काम केजरीवाल नहीं कर पाए क्या वो चंद्रशेखर आजाद कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस सीट से समाजवादी पार्टी ने शुभापति शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया है। शुभापति शुक्ला स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है। सुभावती जी, बहुत बहुत बधाई आपको टिकट मिलने की। अब आगे क्या तैयारी है? चुनाव लड़ना है, नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाना है। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे अधिक कायस्थ वोटर की संख्या है। यहाँ कायस्थ वोटर करीब 95,000, ब्राह्मण 55,000, मुस्लिम 50,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000, दलित 20,000, इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर हैं। लेकिन सभी जातियों के वोटर चुनाव में जाति देखकर नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर यानी योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। मतलब यहाँ लाख कोशिश करने के बाद भी सारी पार्टियों का जातीय समीकरण बिगड़ जाता है। ये सीट पिछले 33 सालों से भाजपा के पास है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। दोनों दलों ने मिलकर राहुल राणा को संयुक्त प्रत्याशी बनाया था। लगा था कि चुनाव रोचक और जोरदार होगा, लेकिन भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने सपा के राहुल राणा को 60,730 वोटों के अंतर से हरा दिया। वैसे यहाँ एक जुमला बहुत मशहूर है कि यहाँ जिस पर भी योगी का हाथ होता है उसकी जीत पक्की हो जाती है, और मौजूदा विधायक राधा मोहन दास इसका जीता जागता प्रमाण हैं। और इस बार तो खुद योगी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद योगी को कितनी चुनौती दे पाते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें होंगी।
एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से पंकज प्रजापति के साथ नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।